सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो सेशन में हम जलवायु और भारतीय मानसून की प्रकृति के बारे में समझेंगे, क्योंकि पिछले वर्ष भी बीपीएससी ने इस पे विस्तृत रूप से पूछा था। तो स्टार्ट करते हैं। जलवायु होता क्या है? अपेक्षाकृत लंबे समय के मौसमी दशाओं का औसत जो है क्या कहलाता है? जलवायु। लंबे समय कहने का अर्थ है कि आमतौर पर 32 वर्ष के मौसमी दशाओं का औसत निकाल के जलवायु का निर्धारण किया जाता है। मानसून क्या है? मानसून एक जलवायु का एक प्रकार है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण यानी कि उसकी दिशा में परिवर्तन आ जाता है। किसके दिशा की परिवर्तन? पवनों की दिशा में परिवर्तन आ जाता है। और भारत का मानसून कैसा है? उष्ण मानसूनी। ठीक है। अब बात आती है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो भारत की जलवायु जो उष्ण मानसूनी है उसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर प्रभावी हैं जो भारत को उष्ण मानसूनी जलवायु बनाने में सहायक साबित होते हैं। तो पहला है आपका अक्षांश, दूसरा है हिमालय पर्वत, तीसरा है जल और स्थल का वितरण, चौथा है समुद्र तट से दूरी, पाँचवा है समुद्र तल से ऊंचाई और छठा है उच्चावत। ये 6 पॉइंट्स आपको मेंस में लिखने हैं। अब समझते हैं कि अक्षांश से कैसे हमारी जलवायु प्रभावित हुई है। दरअसल आप जानते हैं कि कर्क रेखा हमारे भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा के उत्तर में जो भारत है, उत्तरी भारत, वह शीतोष्ण कटिबंध है, क्योंकि कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक सूर्य हमेशा कहीं ना कहीं लंबवत प्रकाश डालता है वर्ष भर में, तो इसके कारण वहाँ पे उष्णता ज़्यादा होती है। तो कर्क रेखा से जैसे उत्तर हम जाएंगे तो वहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध जनित होता है, यानी कि शीत प्लस उष्ण, यानी कि ठंडी और गर्मी दोनों का एहसास होता है। जबकि कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से नीचे जाएंगे, यानी कि दक्षिण की तरफ जो आपका प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, तो वहाँ पे उष्ण कटिबंध पाया जाता है। ठीक है। फिर बात आती है हिमालय पर्वत की। हिमालय पर्वत एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है, यानी कि यह पर्वत ऐसे अवस्थित है कि जलवायु विभाजक का काम करता है, यानी कि इसके उत्तर में अलग जलवायु है और दक्षिण में अलग जलवायु है, यानी कि एक विभाजक की तरह काम करता है। और साथ में यह ठंडी पवनों से अभेद्य सुरक्षा करता है। दरअसल साइबेरिया जो कि टुंड्रा प्रदेश है, उधर से ठंडी हवाएं चलकर आती हैं, तो क्या करता है, इंडिया के उत्तर में जो हिमालय है इस ठंडी हवाओं को रोक देता है। वरना अगर हिमालय नहीं होता तो ये हवाएं फिर हमारे गंगा के मैदानों में प्रवेश करके उत्तरी भारत में प्रवेश कर जाती, तो फिर यहाँ भी उसका प्रभाव होता, तो उससे सुरक्षा प्रदान करती है। साथ में हिमालय पर्वत मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा कराती है, क्योंकि अगर हिमालय नहीं होता तो मानसूनी पवनें उधर चीन की तरफ, तिब्बत की तरफ भी बढ़ सकती थी, तो फिर हमारे यहाँ इसका प्रभाव नहीं हो पाता। अब तीसरा है आपका जल और स्थल का वितरण। दरअसल इंडिया के जब प्रायद्वीपीय भाग को देखेंगे, नीचे के भाग को देखेंगे, तो एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, तीसरी तरफ हिंद महासागर है, तो 3 और जलीय भाग है। उत्तर में आपका क्या है? अविच्छिन्न पर्वत श्रेणी। अविच्छिन्न मतलब यानी कि वैसा पर्वत श्रेणी जो लगातार हो, यानी कि उसमें दंतरित यानी कि कटा फटा न हो, ठीक है, श्रृंखलाबद्ध हो। तो हिमालय पर्वत श्रेणी एक तरफ है और दूसरे तरफ 3 तरफ क्या है? जलीय भाग है। तो इसके कारण भी हमारी जलवायु निर्धारित होती है। फिर बात आती है समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी होना भी जलवायु को प्रभावित करता है। जैसे लंबी तटीय रेखा हमारे पास है, ठीक है, 7517 किलोमीटर का। तो लंबी तटीय रेखा के कारण तटीय प्रदेशों में क्या होता है? समकारी जलवायु होती है, क्योंकि वहाँ पे तापमान में अंतर बहुत कम होता है, जिसके कारण वहाँ पे समकारी जलवायु पाई जाती है, न तो ज़्यादा गर्मी न तो ठंडी। जबकि जैसे ही अंदरूनी भाग में जाएंगे, यानी कि स्थलीय भाग में जाएंगे, समुद्र से दूर जाएंगे, वहाँ पे समकारी प्रभाव नहीं होता है, वहाँ पे विषम जलवायु पाई जाती है, यानी कि गर्मी के दिनों में बहुत गर्मी, ठंडी के दिनों में बहुत ठंडी। ठीक है। अब है अगला समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, अब आप जानते हैं कि ऊंचाई के साथ जब आप ऊपर जाते हैं तो तापमान में कमी आती है। 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस में कमी आती है। ठीक है। अब जब ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है तो जैसे ही पर्वतीय प्रदेश में जाएंगे, तो जैसे ऊपर जाएंगे, ऊपर में कोई हिल सिटी बसा हुआ है तो वहाँ पे ठंडी का एहसास होगा। जैसे केरला में आप मुन्नार में जाएंगे या दार्जिलिंग में जाएंगे, तो क्या है, ये पर्वत के ऊपर बसा हुआ क्षेत्र है, इसलिए वहाँ पे क्या है, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, इसलिए पर्वतीय प्रदेश ठंडे होते हैं। जैसे देखा जाए उदाहरण के तौर पे एक ही अक्षांश पे आपका आगरा भी बसा है और दार्जिलिंग भी बसा है, लेकिन जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री होता है, वहीं दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री होता है। इसका कारण क्या है?
अक्षांश भले ही एक है बट दार्जिलिंग जो है ऊंचाई पे बसा हुआ है और ऊंचाई पे होने के कारण तापमान में कमी आ जाती है। ठीक है, फिर अगला है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में उच्चावच। उच्चावच मतलब भारत का जो भौतिक स्वरूप है ना, 3 तरफ घिरा होना जल से, फिर हिमालय और प्लस में उच्चावच यानी कि जो हमारी स्थलाकृतियाँ हैं यहाँ के वायु दाब, तापमान, पवन की गति आदि को प्रभावित करती है। कैसे? अब मान चलिए कि उच्चावच में ढाल को ले लीजिए, तो पर्वत का ये ढाल है, यह सह्याद्री है, पश्चिमी घाट है और इधर से आपका दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। तो ये पर्वत का इधर वाला जो भाग है ये क्या करता है कि इधर बादल को रोक के वर्षा करा देता है और इधर वर्षा कम होता है। तो वही ढाल का अंतर पड़ा ना कि पवनाभिमुखी ढाल की तरफ वर्षा अधिक होती है, पवनाभिमुखी मतलब पवन के विमुख इधर उल्टे साइड में क्या होता है, कम वर्षा होती है। क्योंकि ये तो ऐसे आगे आएगा, लेकिन समझ लेते हैं कि यह पर्वत श्रेणी है और इधर से दक्षिण पश्चिम मानसून जा रहा है। तो ये क्या करता है कि जैसे ये ढाल के सहारे ये हवाएं ऊपर चढ़ती हैं और फिर आर्द्रता जो है यहाँ पे वर्षा में कन्वर्ट होके वर्षण का प्रकार लेती है। और फिर जैसे ही क्या होता है कि जब ये हवाएं इधर पवनाभिमुखी ढाल की तरफ ढलती है तो क्या होता है कि घर्षण के कारण एक तो उनमें आर्द्रता की कमी हो जाती है क्योंकि यहीं पर उसने वर्षा कर दिया, और दूसरा घर्षण के कारण वह वायु और गर्म हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, असंतृप्त वायु हो जाती है और वर्षा नहीं हो पाता है। तो पवनाभिमुखी ढाल पर कम वर्षा का होना। अब जब हम जलवायु पढ़ेंगे तो एक कॉन्सेप्ट आता है ITCZ का। हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में ITCZ के बारे में पूछ दे। ITCZ होते क्या हैं? इसका फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन, यानी कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अंतः उष्णकटिबंधीय यानी कि उष्णकटिबंध के अंदर अभिसरण मतलब होता है दो चीज़ों का मिलना, दो राशियों का मिलना, और अपसरण मतलब होता है अपसारी होना, मतलब दो चीज़ों का दूर जाना। तो अभिसरण है, तो अभिसरण यानी कि यहाँ दो चीज़ें कोई ना कोई मिलेगी। तो कौन मिलता है भाई? तो यहाँ मिलता है आपका पवन। तो ITCZ में क्या होता है कि ये मान कर चलिए 0 डिग्री आपका अक्षांश है, यानी कि विषुवत रेखा है। तो आप जानते हैं कि विषुवत रेखा का क्षेत्र जो है एक शांत होता है। अब इधर से जो है, इधर से आपका दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन है और इधर से आपका है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन। ये दोनों आते हैं, यहाँ पे ITCZ है 0 डिग्री के आसपास। तो दोनों क्या होते हैं, इतना गर्मी यहाँ हीट होता है, निम्न दाब का क्षेत्र होता है लो प्रेशर का, कि दोनों हवाएं यहाँ आपस में मिल के क्या होता है, ऊपर उठ जाती हैं और संवहन के कारण ऊपर उठती हैं और फिर वर्षा कराती हैं। ठीक है, तो यही है ITCZ का क्षेत्र, यानी कि लो प्रेशर वाला क्षेत्र, उष्णकटिबंध यानी विषुवत रेखा के पास। तो यह विषुवत वृत्त पर स्थित निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। यहाँ व्यापारिक पवनों का अभिसरण होता है। अभिसरण मतलब आपस में वो दोनों मिलते हैं, यानी कि ऐसे क्षेत्रों में दोनों पवनें आपस में आमने सामने होती हैं। अब क्या होता है कि सामान्य दिनों में यह ITCZ 0 डिग्री अक्षांश यानी कि विषुवत रेखा के पास होता है। लेकिन आप जानते हैं कि जून जुलाई के महीनों में सूर्य जो है कर्क रेखा के आसपास आ जाता है और कर्क रेखा के लंबवत चमकता है। तो क्या होता है, जून जुलाई के समीप उत्तरायण जब होता है तो उस दौरान उत्तरायण के समय के आसपास के दौरान सूर्य जो है सूर्यातप सबसे ज़्यादा कहाँ प्राप्त होता है, कर्क रेखा के आसपास। तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरी? इंडिया के मध्य भाग से। तो जुलाई के महीने में 20 से 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर, यानी कि आपका कर्क रेखा देखिए 23.5 डिग्री सी में आ जाएगा, 20 से 25 के बीच में, इसके अक्षांश पर स्थित हो जाता है कौन? ITCZ। यानी कि ITCZ 0 डिग्री जो विषुवत रेखा था उससे खिसक के कहाँ अवस्थित हो जाता है? आपका जुलाई के महीने में गंगा मैदान पे। ठीक है, तो गंगा मैदान पे अब आपका आ गया ITCZ। ये गंगा का मैदान है और यहाँ पे ITCZ का निर्माण हो गया। ITCZ को ही गंगा के मैदानों में मानसूनी गर्त के नाम से जाना जाता है। अब ITCZ में हमने क्या कहा कि दो पवनें आपस में यहाँ पे क्या होती हैं? अभिसरित होती हैं, आपस में मिलती हैं। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे कि ITCZ जब आपका गंगा के मैदान के ऊपर आ जाता है तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में निम्न वायु दाब का विकास होता है। अब क्या होता है
हाँ, ये था कि जब 0 डिग्री पे आपका विषुवत रेखा था तो इधर से दक्षिण पूर्वी जो व्यापारिक पवनें थीं वो आती थीं। अब यही ITCZ जो है आपका कहाँ पे आ गया, 23.5 डिग्री के आसपास आ गया, यानी कि 20 से 25 के आसपास आ गया। ठीक है, 20 से 25 में आपका इंडिया आ गया। ठीक है, मान चलिए ये इंडिया है। जब ये वाला पवन जो है उठ के ITCZ उठ के यहाँ पे स्थापित हो गया तो ये जो पवनें हैं ये पवनें भी विषुवत रेखा को पार करेंगी, लेकिन विषुवत रेखा के दक्षिण में, यानी विषुवत रेखा के दक्षिण में यह दक्षिण पूर्वी पवनें थीं। और हम क्या जानते हैं हम लोग कि विषुवत रेखा के जब क्रॉस करेंगे तो ये पवनें कोरियोलिस बल के प्रभाव में अपने दाहिने ओर मुड़ेंगी। तो ये पवनें इधर जा रही थीं, लेकिन जैसे ही विषुवत रेखा पार किया तो इसका दाहिना भाग किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, राइट, यानी कि राइट साइड घूमेगा। तो राइट जाना था इधर, लेकिन कोरियोलिस बल के प्रभाव में से राइट घूमना पड़ेगा। तो यहाँ पे पवनों की दिशा कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। और तो क्या हो गया, ITCZ के गंगा घाटी में स्थापित होने से दक्षिण पूर्वी जो व्यापारिक पवनें हैं वह कोरियोलिस बल के प्रभाव में किधर चली जाती हैं, दक्षिण पश्चिम, यानी कि क्या है, ये उत्तर है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है। तो इधर से जा रही हवाएं, इसलिए इसका नाम है वेस्ट और साउथ, यानी कि दक्षिण पश्चिम। इसीलिए इंडिया में जो मानसून है वह कहाँ से आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनें जो 40 से 60 डिग्री देशांतर के बीच विषुवत रेखा को क्रॉस करती है, कोरियोलिस बल के कारण दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाह होता है। दक्षिण पश्चिम यानी कि ऐसे हो जाता है, ये इंडिया आपका है तो यह दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र हो गया, देखिए कंपास पे, तो दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र हो गया और जा किधर रहा है, नॉर्थ और ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व की ओर। तो यही इंडिया में मानसून का दिशा होता है और यही कहलाता है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून। अब क्या होता है कि जून में, जुलाई के बाद सूर्य जो है मकर रेखा की, विषुवत रेखा की ओर जाने लगता है, फिर अपना दक्षिण की तरफ, यानी कि जो जिसे हम लोग कहते हैं दक्षिणायन, यानी कि दक्षिण की तरफ सूर्य का चले जाना। फिर हमारे यहाँ क्या होता है, बरसात का दिन आता है और फिर शीत का समय आने लगता है। तो शीत ऋतु में क्या होता है, ITCZ फिर खिसक के अपने विषुवत रेखा पे चला जाता है, विषुवत रेखा के नीचे चला जाता है। इंडिया यानी कि गंगा में जो आपका मानसूनी गर्त बना हुआ समाप्त हो जाता है। तो पवन की दिशा जो दक्षिण पश्चिम थी वह घट बदल के उत्तर पूर्व हो जाती है, वही कहलाता है उत्तर पूर्व मानसून। ठीक है, अब चलते हैं, अब पढ़ते हैं मानसून का आरंभ, कि मानसून का आरंभ होता कैसे है। 19वीं सदी के अंत में एक कॉन्सेप्ट विकसित हुआ। ठीक है, और उस कॉन्सेप्ट के अनुसार ये कहा जाता है कि गर्मी के महीनों में स्थल और समुद्र का विभेदी तापमान ही मानसून को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर चलने के लिए विवश करता है। यानी कि आप जानते हैं कि स्थल जल्दी गर्म होता है, यानी कि यह ठोस है, जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी होगा। ठीक है, और जल क्या है, धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो इसके बीच में जो तापमान का अंतर है, इसी के कारण जो है मानसून जो है भारतीय उपमहाद्वीप की ओर चलता है। अब समझिए कैसे चलता है। अप्रैल मई में जब सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है, ठीक है, तो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित विशाल भूखंड अत्यधिक गर्म हो जाता है। यानी कि जब आपका कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे आसपास सूर्य चमकता है, मान के चलिए, तो इंडिया कहाँ पे है, इंडिया 23.5 डिग्री इसके मध्य भाग से गुजरा है और ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। तो हिंद महासागर के उत्तर में, हिंद महासागर का क्षेत्र ये है, इसके उत्तर में अवस्थित जो ये भूखंड है, यह क्या होता है, सूर्यातप के कारण अत्यधिक गर्म हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है उस दौरान, जून जुलाई के दौरान, अप्रैल मई के दौरान। ठीक है, परिणाम स्वरूप उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग पर एक गहन न्यून दाब विकसित होता है। आप जानते हैं कि तापमान कम होगा तो न्यूनतम यानी कि लो प्रेशर का निर्माण होगा वहाँ पे, है ना, और तापमान अधिक है तो आपका वहाँ पे लो प्रेशर का निर्माण होगा, और तापमान कम है यानी कि ठंडी की दशा है तो वहाँ पे हाई प्रेशर का निर्माण होगा। ठीक है, तो जैसे ही तापमान अधिक है, लो प्रेशर का निर्माण हुआ, तो ITCZ खिसक के फिर हमारे यहाँ आ जाता है, कहाँ, गंगा घाटी में, जिसे हम लोग कहते हैं मानसून ट्रफ यानी कि मानसूनी गर्त।
गंगा घाटी मानसूनी गर्त बन जाता है। और फिर वही हमने बोला ITCZ में कि दक्षिण पश्चिम का जो मानसूनी पवन है ना, वो विकसित हो जाता है। अब आता है कि मानसून का भारत में प्रवेश। केरल तट पे 1 जून के आसपास प्रत्येक वर्ष जो है IMD घोषणा करता है, भारतीय मौसम विज्ञान संगठन, कि इस वर्ष फलाने तारीख को केरल में मानसून का प्रवेश होगा, यानी कि केरल तट पे सबसे पहली वर्षा होती है। फिर 10 से 13 जून के आसपास मुंबई कोलकाता के आसपास यह प्रवेश कर जाता है। अब बात आती है मानसून जब प्रवेश हुआ उसके बाद है आपका विच्छेद के बाद पढ़ेंगे निवर्तन। इन दोनों में मूल अंतर क्या है? विच्छेद का अर्थ है कुछ समय के लिए टूट जाना, यानी कि कुछ दिनों के लिए जब वर्षा नहीं होती है। मान चलिए कि आज मानसून का प्रवेश इंडिया में हो गया और प्रवेश होने के 5 दिन तक खूब वर्षा हुआ और फिर अगले 5 दिन वर्षा नहीं हुआ, फिर अगले 5 दिनों के बाद फिर वर्षा होना कंटिन्यू हो गया। तो बीच में जो 5 दिन वर्षा नहीं हुआ वही कहलाएगा मानसूनी विच्छेद, यानी कि कुछ दिनों के लिए वर्षा न होना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ITCZ की स्थिति में बार बार जो है बदलाव होते रहते हैं। मान चलिए आज यहाँ है ITCZ, कल यहाँ पे है, कल यहाँ पे है, यानी कि ITCZ की स्थिति में बदलाव के कारण, या जब आर्द्र पवन तट के समानांतर बहने लगे तो क्या है, जब वह स्थल तट के समानांतर, यह तट है आपका इंडिया का और इसके समानांतर बहने लगे, तो समानांतर बहने लगेगा तो क्या होगा, यह जब तक यह टकराएगा नहीं, यह जो आर्द्रता भरी पवनें हैं वैसे पवनें जिनमें पानी जलवाष्प के रूप में है, जब वह टकराएगा ही नहीं तो वर्षा कराएगा नहीं, फिर तो यह सामने सामने बहते चलेगा, तो इसके कारण जो है फिर वर्षा नहीं होती है। ठीक है। और राजस्थान में मानसूनी विच्छेद क्यों होता है? आरजे मतलब राजस्थान। जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पे तापीय विलोमता हो जाती है। तापीय विलोमता सामान्य तौर पे ये कहा जाता है कि जब आप ऊपर जाएंगे तो तापमान में कमी आएगी, जब आप ऊंचाई पे जाएंगे तापमान में कमी आएगी, लेकिन तापीय विलोमता का अर्थ होता है जब स्थिति उलट जाती है, यानी कि ऊपर जाने पर आपको गर्मी का एहसास हो, यानी कि जब ऊपर जाने पे तापमान बढ़ने लगे तो उसे कहते हैं तापीय विलोमता। ठीक है। इसके कारण भी आपका मानसूनी विच्छेद होने लगता है। अब बात आती है निवर्तन। निवर्तन मतलब होता है लौटना, यानी कि एक समय जब यह आता है जब पानी, एक समय देखते होंगे बरसात के बाद क्या होता है, मानसून लौट जाता है, उसे ही कहते हैं निवर्तन, यानी कि मानसून का पीछे हट जाना। ठीक है, लौट जाना। और यह सितंबर में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। मध्य अक्टूबर तक दक्षिण भारत को छोड़कर यह सभी जगहों से लौट जाता है ना। अब क्या होता है कि लौटता हुआ जो मानसून है वह बंगाल की खाड़ी से भी लौटता है, और बंगाल की खाड़ी से जब लौटता है वही हवा तो क्या करता है, जलवाष्प को फिर से धारण कर लेता है। बंगाल की खाड़ी के पानी से जलवाष्प को फिर से धारण कर लेता है और नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी कि उत्तर पूर्व मानसून के रूप में यह जो है तमिलनाडु में वर्षा कराती है, यानी तमिलनाडु के तट पे वर्षा कराती है। तो तमिलनाडु के तट पे वर्षा जो है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से नहीं बल्कि मानसून के लौटते हुए नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून से होता है, ना कि दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है। अब चलते हैं विशेष रूप से पढ़ते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि वर्षा ऋतु में होती है, इसके बारे में, जो इंडिया का मेन मानसूनी सिस्टम है। ठीक है। अच्छा, अब दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे? ITCZ बनता है हमारे यहाँ। ITCZ बनने से क्या हुआ, गंगा घाटी में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों का प्रवेश हुआ। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन जो हैं वह क्या हैं, 0 डिग्री विषुवत रेखा के नीचे जो है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन ऐसे चलती हैं। आप भी ग्लोब पे देखे होंगे। जब ये विषुवत रेखा को पार करती हैं तो ये अपने दाहिने और कोरियोलिस बल के कारण घूम जाएंगी, है ना, तो और फिर इंडिया में प्रवेश करेंगी दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में। और यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश करता है और वहाँ पे आर्द्रता ग्रहण करता है। यह इंडिया है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ अरब सागर है। जब यह इधर से प्रवेश करता है तो यह 2 भागों में बट जाता है, एक बंगाल की खाड़ी की तरफ और एक अरब सागर की तरफ। ठीक है। जैसे ही जब आर्द्रता ग्रहण करता है तो प्रचंड गर्जन और बिजली कड़क के साथ आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना, यह कहलाता है मानसून का प्रस्फोट। ठीक है, यानी कि मानसून का आगमन हो चुका है, पहली बारिश। अब क्या होता है कि जो इंडिया का ये वाला पार्ट है, यानी कि जो प्रायद्वीपीय वाला पार्ट है, यहाँ की उच्चावच यानी कि ढाल प्रवणता, यहाँ की स्थलाकृति, है ना, और तापीय निम्न वायु दाब के कारण, यानी कि वहाँ पे लो प्रेशर जो बन जाता है उसके कारण दक्षिण पश्चिम की दिशा से जो मानसून चलता है,
यानी कि यह इंडिया है और इधर से जो मानसून का पवन आ रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून का पवन है ना, यह 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है, एक अरब सागर की शाखा, दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, अब अरब सागर की शाखा को अगर देखेंगे तो यह 3 शाखाओं में बट जाता है। अब अरब सागर का माइंड में मैप बना लीजिए। अरब सागर वाला पार्ट जो है आपका ये है, ये अरब सागर वाला पार्ट है, इधर से मानसून आ रहा है। तो इसे 3 भागों में बांटेंगे तो पहला भाग जो है वह क्या करता है कि पश्चिमी घाट, ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक पश्चिमी घाट है ना, वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट की जो पहाड़ियाँ हैं, जो पहाड़ हैं, वो क्या करते हैं, इसके पवनों को रोक देते हैं। तो इधर जहाँ पे पवनों को रोकेंगे तो वहाँ पे पवनाभिमुख ढाल पे आपकी वर्षा होगी। तो पश्चिमी घाट द्वारा पहली शाखा जो है वह रोक देता है ना। इसमें 900 से 1200 मीटर तक बादल जो है चढ़ता है ऊंचाई तक और फिर पवनाभिमुखी ढाल पे तीव्र वर्षा कराता है। दूसरा शाखा है आपका कि मुंबई के उत्तर में ये जो हवाएं हैं, कुछ हवाएं जो हैं यहाँ सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट से टकरा गई। ठीक है, कुछ हवाएं जो है मुंबई के उत्तर में प्रवेश जब करती हैं इधर से, तो नर्मदा व तापी की घाटी कहाँ है, मध्य प्रदेश में, सतपुरा और बिंद के बीच में, तो है ना। यहाँ से प्रवेश करते हुए छोटा नागपुर तक आ पहुँची, छोटा नागपुर के पठार तक प्रवेश कर जाती है घाटी बाई घाटी। छोटा नागपुर के पठार में यह 15 सेंटीमीटर तक वर्षा कराती है। ठीक है, और फिर बाद में गंगा मैदान में प्रवेश के पश्चात जो है बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है उससे विलय हो जाता है। तीसरी शाखा जो आपका अरब सागर वाला है वो है सौराष्ट्र प्रायद्वीप। एक तो हुआ आपका पश्चिमी घाट से टकराया, दूसरी शाखा जो है आपका यहाँ पे चलाया नर्मदा व तापी की घाटी से, और तीसरा शाखा जो है यह सौराष्ट्र मतलब गुजरात का काठियावाड़ कच्छ वाला प्रायद्वीप होते हुए राजस्थान की तरफ जाना। तो कच्छ से टकराना, अरावली और पश्चिमी राजस्थान को लांघना, तीसरी शाखा अरब सागर की, लेकिन इससे बहुत कम ही वर्षा होता है। ठीक है, अंत में क्या होता है कि यह तीसरी शाखा भी जो है यह इधर से जा रहा है गुजरात और राजस्थान की तरफ से, हरियाणा की तरफ से, और इधर से गंगा घाटी वाली शाखा जो है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा आते रहती है, अंत में दोनों मिल जाता है। ठीक है, और ये दोनों मिलके विशेष रूप से पश्चिमी हिमालय में यानी कि धर्मशाला में वर्षा कराती है। अब अरब सागर की जब 3 शाखाओं को पढ़ लिए तो अब अगला बचता है बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा दरअसल वैसे कुछ होता नहीं इसमें होता ये है कि जब इंडिया की तरफ से ये वाला मानसून टकराया तो ये इधर बंगाल की खाड़ी वाला जो ये हवा गया है दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में, यह टकराता है कहाँ से, म्यांमार तट और दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश भाग से यह टकराता है। मूल रूप से अराकान योमा की जो पहाड़ियाँ म्यांमार में हैं, इन पहाड़ियों से टकराने के बाद यह बड़े हिस्से को क्या करता है, भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देता है। ठीक है, यानी कि मान चलिए यह हवाएं ऐसे जा रही हैं और यहाँ पे अराकान योमा है, तो यह क्या करता है कि पवनों को लौटा देता है। ठीक है, यानी कि रिवर्स कर देता है, विक्षेपित कर देता है, जिसके कारण यह पवनें वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिम के बजाय दक्षिण पूर्वी दिशा से प्रवेश करती है। यानी कि अरब सागर की शाखा कैसे प्रवेश करती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। यह क्या है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, इधर से प्रवेश कर रहा है, यानी कि साउथ वेस्ट से है। ठीक है, लेकिन बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है वह दक्षिण पूर्वी दिशा से। अब ये क्या है कि इधर से प्रवेश किया और बंगाल की खाड़ी में इधर से प्रवेश किया तो दक्षिण पूर्वी से प्रवेश किया तो ये तो आगे बढ़ जाता ना, लेकिन अराकान योमा वाला क्या करता है, ये अराकान योमा का पर्वत इस पवन को विक्षेपित कर देता है इधर की ओर। तो इधर की ओर पवन किस दिशा से चल रही है, दक्षिण और पूर्वी की ओर, दक्षिण और पूर्वी दिशा की ओर से चल रही है, इसलिए इसका नाम है दक्षिण पूर्वी शाखा। इसलिए बंगाल की खाड़ी जो है वह दक्षिण पश्चिम के बजाय दक्षिण पूर्वी दिशा से प्रवेश करती है। ठीक है, तो यही रहा आपका भारतीय मानसूनी सिस्टम। अब देख लेते हैं कि मैप क्या बनाना है इसमें। तो भारत में वार्षिक वर्षा का वितरण देखें तो आप ये बना सकते हैं मैप। इसमें मेन रूप से देखिए ये जो आपका पश्चिमी घाट है ना है, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर वाली वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून का पवन आके टकराता है और पवनाभिमुख ढाल पे यानी कि पर्वत की ओर वाले ढाल पे 200 सेंटीमीटर की वर्षा कराता है। और ये आपका नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, यहाँ पे भी 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पे भी अराकान योमा वाले पर्वत से जो हवाएँ हैं वो टकराती हैं, मानसूनी हवाएँ। ये 2 क्षेत्र हो गया। फिर आता है 100 से 200 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र वर्षा का। जैसे
आपका तमिलनाडु का कोरोमंडल तट वाला क्षेत्र, और ये क्योंकि ये गंगा घाटी का क्षेत्र है और गंगा घाटी में हवाएं ये वाला दक्षिण पूर्वी मानसून वाली चलती है, तो ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी प्रदेश वाला ये आपका 200 से 200 सेंटीमीटर वाला आप रंग सकते हैं। फिर है आपका 50 से 100 सेंटीमीटर, यानी कि पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दक्कन का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपका क्षेत्र जो है 50 से 100 सेंटीमीटर वाला है। अब फिर आते हैं 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा कहाँ होती है, तो यह आपके मरुस्थलीय व शुष्क क्षेत्रों में होती है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे आपका मरुस्थल का विस्तार है, इसलिए यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, और यहाँ पे भी महाद्वीपीय प्रभाव के कारण 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, तो ये रहा आपका इंडिया का वार्षिक वर्षा का वितरण का पैटर्न। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, और 38 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और 38 नंबर के बजाय जो 8 नंबर में छोटे छोटे चीज़ों में पूछ सकता है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, या ITCDS से आप क्या समझते हैं, भारत में मानसून के बारे में बताइए। तब तो आप या तो 38 नंबर की भी तैयारी कर सकते हैं, या खंडशः 8-8 नंबर का भी इससे आंसर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लिख के अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।